हमें खर्चे की राजनीति को ठीक से समझना होगा। 2015 से एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। हिंदू में लिखा है कि चुनाव आयोग ने 1982-83 में भी इसका सुझाव दिया था। 2022 में चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन यह संविधान में संशोधन करने के बाद ही हो सकता है, जो संसद का काम है। हिंदू की पत्रकार स्मिता गुप्ता ने लिखा है कि 2015 में मुख्य चुनाव आयुक्त ब्रह्म प्रकाश ने एक नोट लिखा कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने मुझे कहा है कि यह तीव्र इच्छा है कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव हो। बार बार चुनाव होने से कई तरह के व्यवधान आते हैं, योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है। 3 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग ने एक नोट तैयार किया और संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया। 2015 में स्थायी समिति की रिपोर्ट आई, जिसने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव करने का समर्थन किया। 2017 में नीति आयोग ने भी इस आइडिया का समर्थन किया। अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो कई तरह की बैठकें होती हैं, बयान है, और इसी में 9 साल गुजर गया। अचानक एक कमेटी बना दी गई। 2015 में संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1999 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कहा कि 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। कुछ विधानसभा चुनाव लोकसभा के कार्यकाल के मध्य में कराए जाएं और कुछ लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के अंत में। यह भी कहा था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव जल्दी कराने के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो और दूसरी सरकार ना बन सके। सरकार पहले संसद के विशेष सत्र का ऐलान करती है, विपक्ष आरोप लगाता है उनसे पूछा तक नहीं गया, देश को अंधेरे में रखा गया कि किस पर चर्चा होगी। अभी भी पता नहीं है कि एक देश एक चुनाव पर ही चर्चा होने जा रही है, या फिर कमेटी के गठन और विशेष सत्र का कोई संबंध है भी या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना ज़रूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की ज़रूरत बनती है। तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा। हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। पहले अचानक से विशेष सत्र का ऐलान होता है, उसके कुछ समय बाद सूत्रों के हवाले से बात होने लगती है कि एक देश एक चुनाव को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो रहा है। विपक्ष के नेता सवाल करते हैं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा हो गई है, 24 घंटे बीत गए मगर किसी को पता नहीं कमेटी का दायरा क्या होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी। फिर 2 सितंबर को कमेटी का औपचारिक ऐलान होता है। कांग्रेस कहती है कि यह हाई लेवल कमेटी कुछ नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने का एक प्रयास है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। अब आते हैं कमेटी पर। इस कमेटी में केवल पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर से कोई नहीं है। 8 में से 2 सदस्य 80 साल और 90 से अधिक के हैं। दल के हिसाब से देखें तो इस कमेटी में बीजेपी का ही बहुमत नजर आता है।
जिस कमेटी में देश के सभी इलाकों का ही प्रतिनिधित्व ना हो, सभी दलों का ना हो, वह एक देश एक चुनाव का फैसला करने वाली है। 2019 में कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कोर्ट में सरकार बता ही नहीं पाई कि कब वहां दोबारा चुनाव होंगे और राज्य का दर्जा बहाल होगा। मगर उसी कश्मीर से एक नेता जो कांग्रेस में कभी थे, इन दिनों बीजेपी के करीब बताए जाते हैं, गुलाम नबी आजाद को कमेटी में डाल दिया गया, जो एक देश एक चुनाव पर फैसला करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष 77 साल के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। अमित शाह, सुभाष कश्यप, एनके सिंह, गुलाम नबी आजाद, संजीव कोठारी, हरीश साल्वे इसके सदस्य हैं। सुभाष कश्यप की उम्र 94 साल की है। 2015 में मोदी सरकार ने पद्म भूषण दिया था। एनके सिंह 82 साल के हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए। संजय कोठारी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, सतर्कता आयुक्त के पद पर रह चुके हैं और जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तब उनके सचिव रहे हैं। हरीश साल्वे वकील हैं, सरकार के ही करीब माने जाते हैं। अभी हाल ही में तीसरी शादी उन्होंने रचाई है। उन्हें शादी की बहुत शुभकामनाएं। इसी साल 27 जुलाई को संसद में लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किरोड़ी लाल मीणा के सवाल के जवाब में कहा कि एक देश एक चुनाव लागू करने की 5 चुनौतियां हैं। सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति चाहिए होगी। देश का संघीय ढांचा है, इसलिए जरूरी है कि सभी राज्य सरकारों की सहमति मिले। यही नहीं, कई हजार करोड़ का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साथ ईवीएम और वीवीपैट हमें चाहिए होंगे। अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने संयुक्त चुनाव पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा प्रावधानों में संयुक्त चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा विधानसभाओं के नियमों और प्रक्रियाओं को बदलने होंगे। सरकार अपनी कमेटी की घोषणा करने वाले नोट में 1999 की 170वीं लॉ कमीशन का हवाला देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की कमीशन ने चेताया था कि एक रात में वन नेशन वन इलेक्शन का काम नहीं हो सकता। तो क्या 2024 के पहले यह संभव होगा? 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे, मगर कई कारणों से असमय सरकारों के गिरा दिए जाने से चुनाव अलग अलग होने लगे। अब हमारा एक सवाल है, एक देश एक चुनाव होता है, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद केंद्र की सरकार नहीं गिरेगी और फिर चुनाव नहीं होंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या उसके लिए राज्यों की विधानसभाएं भी भंग कर दी जाएंगी? क्या गारंटी है कि एक देश एक चुनाव हो जाने के बाद राज्य की सरकारें नहीं गिरेंगी या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा? तो क्या यह चक्र नहीं टूटेगा? जरूर कांग्रेस के दौर में सरकारें बर्खास्त हुआ करती थीं, लेकिन यह काम तो बीजेपी के दौर में भी चल रहा है। जब तक चुनी हुई सरकारों को गिराने के खेल से बचाने का अंतिम रास्ता नहीं निकाला जाएगा, एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता। यह बोगस अवधारणा है। अलग अलग चुनाव होने ही हैं। यह तभी होगा जब कोई कानून बना दीजिए कि चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, भले ही मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर चला जाए या उसके विधायक पार्टी छोड़ दें। जब यह नहीं हो सकता है तो हमेशा ही चुनाव होते रहने की संभावना बनी रहेगी। एक तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव होने से मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बटेंगी, लेकिन यह कैसे संभव है? रेवड़ी है या लोक कल्याण है, यह बहस अलग से समय की मांग करती है। इसका समाधान एक देश एक चुनाव से आप नहीं कर सकते हैं, तब भी रेवड़ियां बटेंगी। यूपी की चुनाव में बीजेपी ने अनाज के साथ तेल और नमक भी दिया, गैस सिलेंडर देने का वादा किया। चुनाव से पहले यूपी में लैपटॉप बांटने का भी अभियान चला। यूपी में तो लेबर कार्ड धारकों को पैसे दिए गए, जबकि देश भर में जिन्होंने कार्ड बनाया था उन्हें पैसा नहीं दिया गया। अब इनमें से कौन लोक कल्याण है, कौन मुफ्त की रेवड़ी, ये केवल बीजेपी तय नहीं करेगी। अगर उसे इतनी चिंता है तो एक बार अपनी तरफ से पहल करे। खुद प्रधानमंत्री मोदी खातों में पैसा भेजने की बात करते हैं। खाते में पैसा भेजने की योजना अब मतदान के हिसाब से लागू होने लगी है। इसे रोकने का अब कोई ठोस तरीका नजर नहीं आता। कम से कम एक देश एक चुनाव से तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? क्या एक साथ चुनाव होंगे तो वे इस तरह की घोषणाएं बंद कर देंगे? अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया।
और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को भैया। 2024 के आते ही विपक्षी दल और राजनीतिक जानकार चर्चा करने लगे थे कि इस बार जनता को बड़ा झटका देने वाला कौन सा मुद्दा आएगा, किस तरह की घटना होगी। जनता तैयार बैठी है कि उसके मुद्दों पर बात होगी, हिसाब होगा, लेकिन बड़ा झटका जब आएगा तब जनता अपना मुद्दा भूल जाएगी, जनता ही उसकी आंधी में उड़ जाएगी, उसकी कोई बात ही नहीं करेगा, उसे चारों तरफ से एक मुद्दे से बांध दिया जाएगा। जैसे 2019 में पुलवामा और पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी मुद्दे पीछे रह गए। क्या मोदी 2024 के चुनाव के लिए किसी बड़े झटके की तलाश में हैं ताकि जनता अपनी बात ना करे, उनके बिछाए मुद्दे में फंस जाए? झटका खाते रहिए, मगर इससे बचना है तो रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिए। 7